जैन भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। शाबाश, जोड़ो भाई, क्लास को शेयर करो, जल्दी शेयर करो भाई, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, जल्दी शेयर करो, जितना हो सकता है उतनी जल्दी शेयर करो क्लास को, ठीक है। बुलाओ भाई सबको। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में नासा ने किसे लॉन्च किया है, जो कि चर्चा का विषय। सीधी सी बात करें तो नासा ने एक आपका लॉन्चिंग किया है जो चर्चा में। तो नासा तो लॉन्च करती ही रहती है, फिर चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए भी उसने पहली बार ऐसा लॉन्चिंग किया है। तो पहली बार ऐसा क्या लॉन्च कर दिया उसने? तो पहली बार लॉन्चिंग की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, पहली बार उसने जो लॉन्च किया वो क्या है? टेलीस्कोप। और पहली बार भी टेलीस्कोप नहीं, इससे पहले भी टेलीस्कोप लॉन्च करें तो फिर पहली बार क्या है? पहली बार किसी विदेशी धरती से, देखिए यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, आपको पता है, टेलीस्कोप इसने लॉन्च किया है। ये बाहर की भूमि पर लॉन्च हुआ है, यूएसए से बाहर की भूमि पर इसने लॉन्चिंग किया है। टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है ऑस्ट्रेलिया की धरती से। ऑस्ट्रेलिया की धरती से इसने क्या किया? टेलीस्कोप को लॉन्च किया, जो कि असंभव सी बात होती है। और ऐसा पहली बार ही हुआ है कि जब नासा ने अपनी जो लॉन्च किया वो यूएसए की भूमि से बाहर से किया, ठीक है। ये भूमध्य रेखा के आसपास आपका देश है, तो यहां से जो काफी दूरी, मतलब कह सकते हैं आपका काफी दूरी बन जाती है, इसलिए यहां से लॉन्चिंग होती नहीं है। बट नासा ने ये भी कर दिखा है, आमतौर पर यहां से लॉन्चिंग होती नहीं है, लेकिन नासा ने ये टेलीस्कोप लॉन्च कर दिया, अपना मिनी टेलीस्कोप। कैसा टेलीस्कोप है भाई आपका? मिनी जो टेलीस्कोप है ये यहां पर इसने लॉन्च कर दिया, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं थोड़ी सी टेलीस्कोप की। तो टेलीस्कोप भारत ने भी लॉन्च किया था अपना, विश्व का पहला टेलीस्कोप लॉन्च किया था। कौन सा भाई? जो आपका लिक्विड है, कह सकते हो विश्व का पहला लिक्विड जो टेलीस्कोप है, ये आपका टेलीस्कोप कहां से लॉन्च किया था? तो यूके से। यूके बोले तो उत्तराखंड से इसको लॉन्च किया था। तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, ये एजेंसी किसकी? तो आपको पता किसकी है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो क्या आपको पता? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत की क्या आपको पता है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये भी आपको पता है। और इसका पहला वो जो कह सकते हैं आप उपग्रह या सैटेलाइट जो छोड़ा था, वो इसने कौन सा? आर्यभट्ट छोड़ा था। आर्यभट्ट इसने छोड़ा था। कब छोड़ा था? तो ये आपका 1975 के अंदर इसने छोड़ा था, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें 15 अगस्त आपका 1969 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना 69 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में हम बात करते हैं इसने अपना 1975 में आर्यभट्ट, जो किसकी मदद से? तो रूस की मदद से भाई ये छोड़ा था इन्होंने, ठीक है। और ये कितने दिन तक काम किया था इसने? 5 दिन तक इसने काम किया, और उसके बाद इसकी क्या होगी? छुट्टी होगी, यानी कि ये खराब होगा, ठीक है भाई। चलिए अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों का। नासा ने क्या छोड़ा? आपका मिनी टेलीस्कोप छोड़ा है। कहां से छोड़ा? यूएसए की एजेंसी है, तो ऑस्ट्रेलिया की भूमि से छोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया को याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की भूमि से ऐसा पहली बार हुआ है जब ये छोड़ा गया। शाबाश, एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, जो कि आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लो, शाबाश, भेजो क्लास को, एक दूसरे को शेयर करो एक बार, ठीक है। चलिए भाई, वन हेल्थ, क्वेश्चन नंबर 2 आपका। वन हेल्थ परियोजना कहां प्रारंभ की गई? परियोजना कहां प्रारंभ की गई? जो चर्चा में है। शाबाश भाई, जोड़ो, शाबाश, क्लास जोड़ो सबको, ठीक है। चलिए, ये वन हेल्थ परियोजना, सीधी सी अगर मैं बात करता हूं तो इसको समझेंगे, यानी कि पशुओं से संबंधित, पशुओं वाली जो संस्थाएं हैं, वो जो पशुओं के हेल्थ को देखती हैं, मनुष्यों वाली संस्थाएं, और साथ में प्रकृति की संस्थाएं, यानी कि जो प्रकृति के हेल्थ से संबंधित ध्यान रखती हैं, इन सभी को एक मंच पर लेके आने वाली जो परियोजना है उसे क्या बोला गया है? वन हेल्थ परियोजना। उसको क्या कहा गया है? वन हेल्थ परियोजना। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए कहां पर आरंभ किया गया? तो बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु कहां पर आपको पता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में इस परियोजना का आरंभ किया गया। कहां पर किया गया? कर्नाटक के अंदर। इसमें कौन कौन से भी आपके पशुपालन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग, डेयरी जो विभाग है ये है आपका भाई पशुपालन व डेयरी विभाग है, जिसको DAHD के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा आपका गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ, और क्या भी आपका भारतीय उद्योग परिसंघ, इन्होंने यहां पर ये वन हेल्थ जो परियोजना आपकी कहां पर प्रारंभ की है, तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। जैसे कि मैंने बताया सभी को उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है सभी को एक मंच पर लाना, इसका उद्देश्य है। यह भी शानदार क्वेश्चन रहेगा भाई। किसने, तो आपका कर्नाटक प्लस में सहयोग किसने किया है, कर्नाटक प्लस आपका उत्तराखंड, यूके का मतलब क्या है, उत्तराखंड लिख लो भाई, यहां पर कभी इंग्लैंड कर लो, उत्तराखंड दोनों ने मिलकर के ये किया भाई। उद्देश्य मैंने आप लोगों को बताया, तो किस के कह सकते हैं उद्देश्य भी नोट करेंगे यहां पर। एक मंच पर लाना किस को, पशु स्वास्थ्य प्लस में आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण स्वास्थ्य, और साथ में मनुष्य का तो है ही है, और इन्हें एक मंच पर लाना यानी कि मनुष्यों के स्वास्थ्य को एक मंच पर लाना। सीधा सा पूछेगा वन हेल्थ परियोजना कहां पर, तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, किसके सहयोग से, तो उत्तराखंड के कौन कर रहे हैं, पशुपालन एंड डेयरी विभाग, साथ में कह सकते हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है आपका, और भारतीय उद्योग परिसंघ, तीनों मिलकर के इसको क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, इसको आरंभ कर रहे हैं कर्नाटक के अंदर। साथ में सहयोगी मैंने बता ही दिया। उद्देश्य क्या है, तो पशु स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य और मनुष्य स्वास्थ्य, ये इसका क्या है, इनको एक मंच पर लाना, यानी कि एक साथ सारी समस्याओं को रिजोल्व करना, ये इसका उद्देश्य है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से सबको बुलाएंगे भाई, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि क्लास आपको पता है गर्मी है, किसी भी समय आपकी जा सकती है, ठीक है। टेक्निकल फॉल्ट होते वक्त देर नहीं लगेगी, ये आप लोग भी समझ रहे हैं भाई, ठीक है। पीछे 2-3 दिन से आपको मालूम है इस चीज का कि ये फॉल्ट की वजह से क्लास बीच में बंद हो रही है, ठीक है। चलिए भाई शाबाश। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके बीच में भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओपन नेटवर्क ONDC, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ONDC चर्चा में है। यह क्या है, लिखूंगा कम, एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा भाई, ठीक है। ONDC चर्चा में है, ये है क्या आपका, ये याद रखना भाई। तो ये क्या आपका, सबसे पहले तो ये लेंगे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सर आधी लाइन हिंदी में लिख दी, आधी इंग्लिश में लिख दी, चलो कोई नहीं, है तो इंग्लिश में, लेकिन लिपि थोड़ी सी चेंज है। एक आधी लाइन आपकी किस देवनागरी लिपि में, आधी आपकी किस में, रोमन लिपि में। ये भी चलो हिंदी का एक शानदार क्वेश्चन निकल करके आया पिटारे से, है ना। पिटारे में बहुत क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये क्या है अभी आपका, तो ये एक प्रोटोकॉल अपनाया भाई, किसने, केंद्र। आपसे पूछे ये आता किस मंत्रालय के अंदर, अगर ये पूछे तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय। जो क्वेश्चन आपको देखने में अजीब लगेगा ना, वो पक्का पेपर में आएगा, याद रखना इस बात को। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के अनुसार है, और कौन सा आपका उद्योग जो मंत्रालय है, मंत्रालय के अनुसार 7 कंपनियों ने ONDC प्रोटोकॉल को अपनाया है। अब सीधा सा पूछिए, ये क्या आपका एक प्रोटोकॉल है, क्या है, प्रोटोकॉल है, और इसे किस कंपनियों ने अपनाया है, 7 कंपनियों ने मिलकर इसको अपनाया है। आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स,
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय ने इसकी कमेंटमेंट करी है। और जिस प्रकार से आपका यूपीआई से लेन देन होता है उस पर लोड बढ़ रहा है, उसी तरीके से कुछ कंपनियां मिलकर के आपका एक प्रोटोकॉल लेकर के आ रही हैं, जो कि आपका डिजिटल लेन देन में कह सकते हो, आपको पैसा ट्रांसफर में, कॉमर्स के अंदर ये क्या करेगा, सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो व्यापार में ये क्या करेगा भाई, आपका व्यापार में मदद करेगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर प्रोटोकॉल होगा, कितनी कंपनियां अपना रही है इसको, तो आपकी 7 कंपनियां भाई, 7 कंपनियां इसको अपना रही हैं। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं। इसमें क्या होगा भाई, आपका कैस्केड लेन देन को सफलतापूर्वक, ये जो पायलट चरण के दौरान क्या होगा, आपका कैस्केड लेन देन, कैस्केड जो लेन देन है आपका, लेन देन को पूरा करने में सक्षम है, कैस्केड लेन देन को पूरा करने में सक्षम रहेगा। जो मैंने बताया अभी आपको एक किस्म से, जिस प्रकार से यूपीआई के ऊपर हम जो लेन देन करते हैं बिना कैश इधर उधर करे, तो जो आपका कह सकते हो जो कैशलेस आपका कैस्केड, ये क्या करेगा भाई, आपका लेन देन करने में आपका ये क्या है, सक्षम है। तो ये भी आपका यहां पर बन जाएगा। ठीक है, ओके। ओएनडीसी की सलाहकार परिषद की बैठक के अंदर, किसकी, ओएनडीसी की जो सलाहकार बैठक है, उस बैठक में किसने, पीयूष मंत्री गोयल ने यह जानकारी दी है। इस बैठक के अंदर किसने, पीयूष, ये आप क्वेश्चन में नहीं, यहां पर यह है कि पीयूष जो गोयल साहब हैं, गोयल साहब, इनके पास कौन सा मंत्रालय है यहां पर, ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। जैन 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 सबको जैन भाई, जैन स्क्वायर, जैन क्यूब, जैन इन्फिनिटी। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर मारे भाई। ठीक है, थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाए तुम्हारे साथ साथ। ठीक, ओके। चलिए अगली बात करते हैं। इसको शुरू कब किया गया, 29 अप्रैल। देखिए ओएनडीसी का मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हो चुका है आपका। ये ओएनडीसी का पायलट चरण कब प्रारंभ किया गया, अगर ये बात करें, पायलट जो चरण है इसका कब किया गया, 29 अप्रैल 2022 को, 29 अप्रैल 2022 को इसका क्या किया गया, शुरू किया गया है पायलट चरण। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। यूपीआई प्रकार का प्रोटोकॉल है, प्रकार पूछे तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। यूपीआई प्रकार का आपका क्या है, आपका प्रोटोकॉल है। 7 कंपनियों ने इस पर क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, 7 कंपनियों ने इसको अपना लिया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, याद रखना भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपके बीच में है भाई, जो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव हाथी संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, मानव हाथी संघर्ष हमेशा क्या रहा, चर्चा में रहा है। तो अब फिर एक बार मानव हाथी संघर्ष आपका चर्चा में आया है। क्यों आया है, मानव हाथी जो संघर्ष है चर्चा में है। मानव हाथी संघर्ष चर्चा में है भी आपका, चर्चा में क्यों है इसके ऊपर हम बात करेंगे। संघर्ष आपका क्या है चर्चा में, मानव हाथी संघर्ष। ये जैसे कि आप लोगों को पता है, मानव और हाथियों के बीच में जो झगड़ा है, मानव और हाथियों के बीच में झगड़ा कब होगा, जब हाथी पब्लिक की तरफ आएंगे, या हाथी जंगल में रहते हैं वो पब्लिक की तरफ आएंगे तब झगड़ा होगा, या पब्लिक जंगल की तरफ जाएगी तब झगड़ा होगा उनका आपस में। तो वो संघर्ष को लेकर के क्या हुआ, चर्चा हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं हाथियों का ही नुकसान होता है, क्योंकि जो भगवान के द्वारा बनाया गया जो दो पैर का जो जीव है, ये बहुत खतरनाक जीव है भाई। ठीक है, ये सभी को अपने काबू में कर लेता है। तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं ये चर्चा में, क्योंकि अभी हाल ही में एक राज्य द्वारा इस संघर्ष को कम करने के लिए, कम करने के लिए आपका क्या किया है, संघर्ष को कम करने के लिए क्या किया गया भाई, यहां पर सायरन जो सिस्टम है, सिस्टम लागू किया है या लेकर के आया है। सायरन सिस्टम लेकर आया है। यानी कि अब जब कभी बीच में हाथी पब्लिक की तरफ आएंगे तो उनसे सायरन से ये पता लग जाएगा कि हाथी आ रहे हैं, तुम छुप जाओ, है ना, हाथी आ रहे हैं तुम्हें छुप जाओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे। तो कहां पर भाई ये सबसे पहले तो कहां पर ये सिस्टम लाया जा रहा है आपका, सायरन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर लाया जा रहा है,
सायरन सायरन या सायरन एक ही बात है भाई। सायरन जो सिस्टम आपका यानी कि जो मतलब एक वेव्स को पकड़ेगा हाथी की, जो ये पता लगाएगा कि सामने से हाथी आ रही है या आपके नजदीक हाथी आती है तो सायरन बज जाएगा, ताकि मानव क्या उससे अलर्ट हो सके। ठीक है, ये कहां पर भाई? ओडिशा। कहां पर आपका? ओडिशा के अंदर, ओडिशा के 2 गांवों के अंदर यह सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम लगाया गया है। ठीक है, कहां पर भाई? उड़ीसा के गांव के अंदर यह सिस्टम आपका लगाया गया है। सायरन सिस्टम सीधा सा पूछे, क्योंकि आपको पता है वहां पे ज्यादा संघर्ष हो रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा? इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर, यानी कि अब हाथियों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए इंफ्रारेड जो सेंसर सिस्टम है, सेंसर जो सिस्टम है आपका SYS करके छोड़ रहा हूं भाई, इंफ्रारेड से राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया गया है ताकि जो यात्रीगण हैं वो इनसे सावधान हो जाएंगे। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर भी यहां पर ये बात हुई है आपकी, और ताकि इससे इंफ्रारेड से क्या चलेगा? हाथियों के झुंड का पता लगेगा। हाथियों के झुंड का पता लगेगा कि सामने से हाथी की झुंड आ रहा है। ठीक है, और अलार्म अपना आप क्या हो जाएगा? बज उठेगा। इससे मनुष्य क्या हो जाएगा? अलार्म बजेगा भाई। अलार्म कब बजेगा? तो आपका इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम जहां हाथियों के झुंड की आपको क्या सूचना देगा, ये भी याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, ओके, चलिए तो अगली बात करते हैं भाई। यहां पर मानव हाथी संघर्ष चर्चा में तो लगातार चर्चा में रहते हैं। आज हाथियों ने यहाँ पे बंदों को मार दिया, आज हाथी यहाँ पे गिर गया, आज हाथी यहाँ पे हो गया, आज हाथी वहां पे हो गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका जो उड़ीसा वन विभाग है उसने एक जो आपका सायरन सिस्टम, इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम लगाया है। 2 गांवों के अंदर लगाया है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया है, हाथी के झुंड का पता लगाने के लिए लगाया, ताकि जो एक्सीडेंट है हाथी और मनुष्य के बीच में वो कम से कम हो सके। आपका शानदार क्वेश्चन है भाई ये भी। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता। अब थोड़ी सी बात हाथी की बात करूंगा। देखिए, विरासत पशु की बात करें तो कौन आपका? हाथी है। हाथी को प्रतीक मोहर की बात करें, प्रतीक जो मोहर के रूप में कहां पर किया गया है? तो आपका संविधान सभा ने इसको यूज किया प्रतीक मोहर के लिए। हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में यूज किया कहां पर? संविधान सभा के द्वारा। सारनाथ में जो आपके 4 पशु हैं, जिन पशुओं में हाथी भी आपका पशु है। ठीक है भाई, हाथी भी उसके ऊपर बना हुआ सारनाथ के जो चिन्ह है, जिसके ऊपर आपका घोड़ा, बैल, हाथी। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। किस प्रसिद्ध राजा ने किस विदेशी शासक को? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? शादी के बदले उपहार में क्या दिया था भाई? उपहार में अपने ससुर को 500 हाथी, कितने? 500 हाथी क्या किए थे? भेंट दिए थे भाई। 500 हाथियों की क्या दी थी? भेंट दी थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। अब हाथी से मुझे याद आता कि गज आरूढ़ यानी कि गज मींस हाथी पर बैठे, गजारूढ़ हाथी पर बैठे 2 वीर योद्धाएं, अला और उदल कौन थे आपके? 2 वीर योद्धाएं। क्वेश्चन तुम्हारे लिए, हाथी गज आरूढ़, अकबर ने गजारूढ़ किन 2 वीर योद्धाओं की जो अपनी फोटो है अपने आगरा के किले के दरवाजे पर लगाई। दरवाजे पर लगाई। कहां पर? आपका आगरा का किला। साथ में बात करते हैं आपका किससे प्रभावित होकर के? वीरता से प्रभावित होकर के। ठीक है, अकबर के द्वारा क्वेश्चन, अकबर ने किन 2 राजपूत वीर महान योद्धाओं की गजारूढ़ हाथी पर सवार फोटो आगरा के किले पर सम्मान के तौर पर लगवाई? दोनों नाम जल्दी से कमेंट्स करके, और देखता हूं कि कौन सबसे पहले कमेंट्स करता है। अब जब हाथी की ही बात आती है तो एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार यहीं पर बनता है। ये फोटो लगवाई किसने? अकबर ने। और किस शासक ने इन दोनों गजारूढ़ मूर्तियों को वहां से हटवाया? तो औरंगजेब ने। किसने हटवाया? औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब जिसे जिंदा वीर के नाम से जानते, उसने इन दोनों फोटो को हटवा दिया था। तो कौन व्यक्ति थे यहाँ पे भाई? कौन व्यक्ति थे जो दोनों योद्धाएं, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और उनकी माता ने भी युद्ध के अंदर जोहर करने की बजाय तलवार उठाई और लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी गई। ठीक है, हिंट देता हूं मेवाड़ के, और बता देता हूं
मीरा के चचेरे भाई थे जिन्होंने वीरता का परिचय दिया था। मीरा जो जिसका संबंध कहां से है, मेड़ता से है। कहां से संबंध है, मेड़ता से। अब भी नाम नहीं बताओगे तो डूब के मर जाना कि हम हेमंत सर से क्लास ले रहे हैं या हेमंत सर हमारे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अगर हेमंत सर इस बारे में सोचने लगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भाई मैंने बात करी यहां पर अपने मानव और हाथी संघर्ष की, मैंने गदारूढ़ की बात करी, मैंने हाथी के प्रतीक मोहर की बात करी, हमने विरासत पशु की बात करी है, साथ ही हमने गज आरूढ़ जो फोटो उसकी बात करी है, 500 हाथी किसने दिए हैं उसकी बात हुई है। यहां पर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहां पर बनते हैं। अब क्वेश्चन मेरा एक सीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, उज्जवल परिवार की जो से संबंध रखने वाले, हरियाणा में सबसे ज्यादा हाथी कहां पर पाए जाते हैं। और जब हरियाणा की बताओगे भाई तो जल्दी से मुझे ये भी बता दो कि भारत में हाथी कहां पर पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका आज का है, चर्चा का विषय है। कोई बात नहीं, क्या होगा, गर्मी लग रही है तो, है ना, क्या होगा गर्मी, आज तक मरा है कोई गर्मी से, कोई नहीं मरा, ठीक है। अरे पसीना बहाओगे, पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे, एक दिन ये जरूर अमृत बनकर के ये पसीना आपके पास पहुंचेगा, याद रखना है, ठीक है। जल्दी से क्लास को जोड़ो। जो जय हिंद बोल के जा रहे हैं, भगवान उसका भी भला करे भाई, है ना, बोलते ना जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका चर्चा का विषय है। अभी हाल ही में रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट, आपका रेलवे लॉजिस्टिक या लॉजिस्टिक आपका रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने कितने ऋण की घोषणा करी है, कितने ऋण की घोषणा की है, ठीक है भाई। चलिए ये सारी चीज तो मैं बता ही दूंगा अब, लेकिन 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए जल्दी से कमेंट्स करके आप ही बताएंगे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, जल्दी से आने दो भाई, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड बैंक का क्या आपका हेडक्वार्टर। 3 क्वेश्चनों का जल्दी से मुझे जवाब दे देंगे। और अब बात आती है कि इस वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, आपका वर्ल्ड बैंक ने रेलवे लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए कितना ऋण देने की यहां पर बात करी भारत के अंदर। शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का, ठीक है, पूछा जाएगा आप लोगों से। तो ये लिखेंगे 600 आपका 245 मिलियन डॉलर का यहां पर क्या किया, इसने ऋण की मंजूरी दी है। ऋण की ले लो कर्जा भाई, है ना, कर्जा ले लो भाई। कर्ज फर्ज और मर्ज जितनी जल्दी हो सके इनका इलाज कर लेना, इनसे मुक्ति ले लेना, नहीं तो ये सोने नहीं देते हैं भाई, याद रखना, नहीं तो ये क्या आपके सोने नहीं देते हैं। चलिए भाई अगली बात करते हैं यहां पर आपका। तो विश्व बैंक ने, आपका वर्ल्ड बैंक ने 245 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। यह ऋण किसके लिए भी आपका, यह ऋण या जो कर्जा आपका माल ढुलाई, किसके लिए भाई, माल ढुलाई के लिए, माल ढुलाई और रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, और आपका रसद बुनियादी जो ढांचा है, ढांचे को आधुनिकीकरण करने के लिए, ठीक है, ओके। हम बात करते हैं यहां पर क्या किस लिए इतना ऋण दिया गया है। तो आपसे सीधा से इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आपके बीच में रख देगा कि जो आपकी मालगाड़ियों के आधुनिकीकरण के लिए कितने ऋण की बात करी है, तो 245 मिलियन डॉलर की बात करी है। किस बैंक ने करी, आपकी वर्ल्ड बैंक ने करी है। यह ऋण माल ढुलाई और रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण करने के लिए। यहां पे एक चीज ध्यान रखना भैया, आप बड़े ध्यान से देखेंगे। अगर मैं भारत में माल ढुलाई की बात करता हूं, माल ढुलाई अगर भारत के अंदर बात करें ढुलाई, तो 70% तक लगभग आपकी किससे होती है, रोड से होती है, यानी कि ट्रकों के द्वारा होती है। यानी कि जो आपके जो रोड के ऊपर, रोड से कह सकते हैं हम, ट्रेन से नहीं होती है। ट्रेन से कितनी होती है, तो 17% माल ढुलाई, आपकी माल जो ढुलाई का काम है, ढुलाई का
जो काम है ये आपका किससे होता है, ट्रेनों से होता है। ठीक है, इसलिए इसका आधुनिकीकरण करने के लिए आपके बीच में यहां पर ये 245 मिलियन डॉलर करने देने की यहां पर बात की है भाई। ठीक है, चलिए, भारतीय रेलवे की क्षमता की कमी ने शिफ्टमेंट की गति को कम किया, ये भी आप यहां पे कह सकते हैं। देखिए 2017 और 18 में बाजार हिस्सेदारी, रेलवे के साथ ट्रकों से बाजार हिस्सेदारी खो रहा है। रेलवे आपका क्या कर रहा है, रेलवे आपका क्या कर रहा है, जो ट्रकों के टक्कर में जो मैंने बताई अपनी हिस्सेदारी यहां पर खो रहा है। माल हिस्सेदारी ढुलाई की बात करते हैं तो 2017-18 के अंदर एक आंकड़ा था, 2017-18 में कितना था भाई आपका, ये 32% ही थी, जबकि एक दशक पहले ये 52 थी। यानी कि हम बात करते हैं, यानी कि 2010 से पहले की अगर हम बात करें तो ये कितने प्रतिशत थी, 52% थी हिस्सेदारी ट्रक की टक्कर में। लेकिन अब आपका ये कम है, ये भी आप लोग बीच में ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, भारतीय रेलवे दुनिया भर में सबसे, अब पूछे भारत का जो रेलवे है ये दुनिया भर में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ये भी याद रखना आप, चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसने वित्त वर्ष 2019-21 से आपका 2019 से लेकर के आपका जो 20 तक 1.2 अरब टन माल की ढुलाई करी। सीधा सा पूछ लेगा 2019-20 में कितने अरब टन माल की ढुलाई करी है, तो भाई आपका ये बनता है तो 1.2 अरब टन। ठीक है, और 71% की अगर मैं बात करूं, मैंने तो 70 लिख दिया था यहाँ पे, आप इसको काट के करेंगे। 71% आपका कौन करते हैं, ट्रक करते हैं, और बाकी आपके माल की ढुलाई का काम किसका है, 17% का परिवहन रेलवे द्वारा किया जाता है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब क्वेश्चन एक और आपका यहां पर आता है, मैंने कहा कि चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो फिर पहला नेटवर्क कौन सा है, पहला रेलवे नेटवर्क, जल्दी से भारत की पहली मालगाड़ी कब चलाई गई, शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर है, ये भी बनता है। दूसरा पूछ लेगा आप लोगों से, मेट्रोमैन के नाम से किसको जानते हैं, ये भी शानदार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मेट्रोमैन किसे बोला गया था, ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका है। अब बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो रेलवे के 2-3 क्वेश्चन थे, वर्ल्ड बैंक के 2-3 क्वेश्चन है। जल्दी से आया नहीं अभी तक किसी का भी जवाब भाई, क्या बात है, ढूंढने में टाइम लगता है क्या, हाँ याद होते तो आ जाते, अब देखेंगे ढूंढेंगे पता लगेगा। ठीक है, मत पढ़ो भाई, शाबाश, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देना ही नहीं है। पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। पढ़ना सेहत के लिए हानिकारक है, जैसे अब पढ़ाना मेरे लिए हानिकारक हो रखा है ना, पढ़ाना हानिकारक ही है, देख रहे हैं क्या बात है ना, विपरीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं यहां पर। अभी हाल ही में किस समूह ने वैश्विक बुनियादी ढांचे कार्यक्रम की घोषणा करी है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। चीन के विपरीत जो चीन द्वारा चलाया जा रहा है क्या आपका, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, किसके विपरीत आपका, बेल्ट, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई, एंड रोड आपका इनिशिएटिव, चीन के विपरीत, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विपरीत किस समूह ने बुनियादी ढांचे की घोषणा की है, किस समूह ने बुनियादी ढांचे की घोषणा की है, जो आपका चर्चा में भाई ये आपका ये डब्बे वाला क्वेश्चन है। डब्बे के अंदर रसगुल्ले, डब्बे के अंदर बर्फी, डब्बे के अंदर काजू कतली, डब्बे के अंदर आपका समोसे, और डब्बे के अंदर भाई पानी के पतासे भी हो सकते हैं, है ना। तो चलिए पानी के पतासे डब्बे के अंदर, वो पानी के पतासे वाला क्वेश्चन आपका याद करेंगे, ठीक है, कटाई के साथ। चलो भाई, तो जी समूह G7 ने इसके विपरीत
बुनियादी ढांचे की घोषणा करिए। अब आपकी बात दिमाग में आ रही है सर ये ऐसा क्या कर दिया चीन ने? भाई चीन ने क्या किया, वन बेल्ट यानी कि सभी देशों से एक बेल्ट बनाने की बात करी थी, रोड, आपका एक रोड बनाने की बात करी थी, जिससे उस मतलब चीन क्या कर सके, अपने उद्योग को गति दे सके, दूसरे देशों को अपने ऊपर आश्रित कर सके। उसका जवाब देने के लिए, उसके खिलाफ कह सकते हैं, उसको टक्कर देने के लिए व्यापार में G7 समूह ने यह ऐसा किया। G7 समूह ने अपना क्या किया, बुनियादी ढांचा कार्यक्रम यहां पर कितने बिलियन डॉलर आपका, तो 600 बिलियन जो डॉलर है उसका बुनियादी ढांचे की यहां पर इन्होंने घोषणा करी है। उद्देश्य क्या, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा। उद्देश्य की बात करें तो चीन की जो बेल्ट एंड रोड पहल, बेल्ट एंड जो रोड पहल है, इस पहल को प्रतिस्पर्धा देना, इसका क्या है, प्रतिस्पर्धा देने इसका उद्देश्य है, यानी कि टक्कर देना। चीन का जो बेल्ट एंड रोड पहल है उसको प्रतिस्पर्धा देना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2022 से 2027 के बीच में आपका ये होगा भाई। 2022 से 2027 के बीच में इस समूह में क्या बोला गया, G7 में आपको पता कौन कौन देश हैं, तो अमेरिका सरकार, यूएसए सरकार, साथ में आपका कौन और उसके सहयोगी 6000 बिलियन अमेरिकी डॉलर को आंकड़े का यूएसए प्लस सहयोगी जो लोग हैं, इन्होंने 600 जो आपका बिलियन अमेरिकी डॉलर है, बिलियन यूएसए डॉलर का आंकड़ा छूने का टारगेट रखा है इन्होंने। कब से कब तक, 2022 से 2027 के बीच में। सीधा सा क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए यहां पर साझेदारी का उन्होंने, अगर मैं बात करता हूं तो यूएसए के जो आपका जो बाइडेन साहब है, जर्मनी है भाई आपकी, जर्मनी, कनाडा प्लस में जापान। आपको पता 7 बड़ी अर्थव्यवस्था इसके अंदर है। जापान भी आपका, जापान, साथ में इटली और यूरोपियन संघ, इटली और आपका यूरोपियन संघ, यूरोपियन जो आपकी यूरोपियन उल्टा बोल गया, EU, यूरोपियन संघ भाई आपका। ठीक है, तो ये आपके क्या है, अर्थव्यवस्थाएं हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो ये सारी मिलकर के चीन को टक्कर दे रही है। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर ये आपका है क्या, कौन सा, जो आपका चीन बेल्ट एंड रोड जो है आपका, ये क्या है, तो ध्यान मेरी तरफ, मैं यहां पे राइट डाउन कर रहा हूं। ठीक है, चलो यहीं पे कर देता हूं, एक बार इसको रफ कर रहा हूं, जिसने नोट नहीं किया कर लेना बाद में देख करके। ठीक है, अब बात करते हैं ये संस्था, ये क्या है, क्या इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए यहां पर प्रतिस्पर्धा देने की बात किससे करिए, तो ये आपका भाई 2013 के अंदर प्रस्ताव किया था इसका, 2013 में प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव की बात करें तो कब किया था, 2013 के अंदर किया था। और विकास बैंक पहली बार अक्टूबर 2013 में इसको प्रस्ताव की, इस योजना को लेकर के आया था, ये भी ध्यान रखना। साथ में हम बात करते हैं इसने क्या किया था, इसके तहत चीन ने 70 देश, चीन ने क्या किया, 70 देशों पर हस्ताक्षर किए थे उस समय। ठीक है, परियोजना चीनी नेता शी जिनपिंग जो है आपके, इनकी योजना थी। मार्च 2022 तक इस योजना पर 146 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए, जो आपकी वन बेल्ट, यानी कि कुल मिलाकर के पूरी दुनिया से एक रोड गुजारेगा, चीन गुजारेगा, और उस पर आपके 70 देशों के साथ इसने 2013 में स्टार्ट किया था। वर्तमान में 146 देशों ने इस पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। इसको टक्कर देने के लिए आपका जो G7 है, इन्होंने 600 बिलियन डॉलर की यहां पर क्या करी है, घोषणा करी है कि हम 600 बिलियन डॉलर से एक आपका 2022 से 2027 के बीच में एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका बुनियादी ढांचा है, वो खड़ा कर देंगे। किसके खिलाफ, चीन के खिलाफ, चीन के व्यापार को प्रतिस्पर्धा या टक्कर देने के लिए भी। ठीक है, चलो भाई, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया होगा मेरे ख्याल में। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को रफ करता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका अच्छा क्वेश्चन है, वो भी चर्चा में भी, क्लास को स्किप नहीं करेंगे, क्लास को जहां स्किप करेंगे वहीं से क्वेश्चन निकल जाएगा और वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। सारी क्लास आपका देखना बेकार हो जाएगा। और जो लोग बड़े अच्छे तरीके से क्लास देख रहे हैं, और भाई जल्दी जल्दी में कोई एक आधा क्वेश्चन देखो, कई बार क्या होता है कि हाथ ठीक काम करे तो जुबान लड़खड़ा जाती है, तो जुबान से हो सकता है, क्योंकि गर्मी भी इतनी हो रही है, ठीक आपको पता ही है, तो एक आधा क्वेश्चन अगर गलत चला जाता तो कमेंट्स करके उसको आप मेरे को बता सकते हैं कि सर ये आपने गलत बोल दिया, तो मैं उसको जरूर एक बार अमेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक करवा दूंगा। एक आधा क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद मेरे से मिस्टेक हो सकती है एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका चर्चा में, आज आपका 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन भैया आपका। यहाँ पर 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, जिसको लेकर के हमें बात करने वाले हैं।
29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जो चर्चा में है। यानी कि आज हमने एक दिवस मनाया है, तो कौन सा दिवस? सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया है। याद रखना भाई, हमने कौन सा दिवस मनाया है आज? ये भाई आपका है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। एक एक पॉइंट नोट करेंगे, बड़ा अच्छा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका मनाया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका मनाया गया कब? आपका भाई 29 जून को। ठीक है, चलो 29 जून को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? थीम की बात करें, 29 जून 2022 को जो मनाया गया है, इसकी थीम की अगर हम बात करते हैं तो थीम रहेगी भी आपकी डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी क्या है? थीम है। अगर इसी को हिंदी में लिखेंगे आप तो भारत विकास के लिए डाटा, सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए, विकास के लिए डाटा, ये इसकी थीम है। और इस थीम के साथ ही आपका 2022 के अंदर मनाया गया। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया क्यों जाता है, ये शानदार क्वेश्चन आपका यहां पे बनता है। एक वैज्ञानिक है सांख्यिकी, जो वैज्ञानिक और सांख्यिकी विद थे आपके, कौन? पीसी महालनोबिस। ये आपके क्या है? पीसी महालनोबिस आपके सांख्यिकी की प्लस वैज्ञानिक थे। इनकी जन्मदिन पर इसको मनाया गया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पे बन जाता है। ठीक है, आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेख योगदान दिया था। ये बात यहां पर ध्यान रखेंगे भी। ठीक है, होता क्या इसके अंदर? तो सांख्यिकी के प्रति युवाओं को जागरूक करना भी इसका क्या कह सकते हो आप, इस दिवस का उद्देश्य है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहां पर बनता है। राष्ट्रीय आर्थिक दिवस पहली बार कब मनाया गया आपका? तो 29 जून, प्रथम बार 29 जून 2007 में। प्रथम बार की अगर बात करें, पहली बार की अगर हम बात करते हैं तो पहली बार कब मनाया गया? तो 29 जून 2007 को मनाया गया है। ये भी चर्चा में। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं आपकी अंतरराष्ट्रीय विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी की दिवस की अगर मैं बात करूं, या अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की, तो 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया। और याद रखना, ये आपका हर 5 वर्ष बाद मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी अंतरराष्ट्रीय दिवस 5 वर्ष बाद मनाया जाता है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा। जिस प्रकार से 2022 की थीम ये थी, तो 2021 की थीम पूछेगा आप लोगों से। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की 2021 की थीम क्या थी? ये बड़ी शानदार थीम थी भाई। ठीक है, भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और पोषण प्राप्त करना। और क्या करना? पोषण प्राप्त करना। ये 2021 की राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की क्या थी? आपकी थीम थी भाई। चलिए एक बार बात करते हैं, आपके बीच में शानदार क्वेश्चन है, एक बार जरूर इसको नोट करेंगे आप लोग। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपका। 29 जून को कौन सा दिवस की बात करते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है भाई, हर 5 वर्ष में मनाया जाता है। अब किसके याद में मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस की, जो सांख्यिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सांख्यिकी और आर्थिक क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया था, इनकी याद में मनाया जाता है। 29 जून 2022 को मनाया गया। थीम डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए डाटा, ये इसकी थीम है। ये युवाओं को क्या करना? जागरूक करना, इसका उद्देश्य है। पहली बार 29 जून 2007 में मनाया गया था। ये था आपका यहां पर भाई क्या? आज का दिवस। बात करें किसकी? आज के दिवस की। तो क्वेश्चन लेते हैं अगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आप लोगों से पूछेगा। बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएगा। चलिए भाई, तुमने क्लास शेयर नहीं करी, तुमने जोड़ा नहीं, तुम्हें मेरे पसीने से ना वो आ रही है, घिन आ रही है ना, ये घिन आ रही है, पसीने। अरे मुझे आया हुआ, तुम्हारे बीच में तुम्हारे पर थोड़ी आ रहा है,
ठीक है। तब गिन नहीं आती। जब तुम होटल में जाते हो वो रोटी बेलने वाला ना ऐसा पसीना उस रोटी के अंदर पड़ता रहता है, तब तो तुम वो फूले हुए छोले भटूरे खाते हो ना, उसके अंदर वो पता है चरचरे चरचरे क्यों लगते हैं? क्योंकि उसके अंदर पसीना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ये तो नहीं आना ना तुम्हारे पास, तो पढ़ो, क्लास को शेयर करा करो। ठीक है, धतूरो सुनते हैं नहीं। और जो मेरी बहनजियां हैं, ये बहनजियां विशेष तौर पे क्लास को शेयर कर दिया करो, देख लिया करो। और ज्यादा चालाक नहीं बनना कि स्क्रीनशॉट पे पता नहीं सारी बातें तो लिखी नहीं जाती हैं, तो क्लास को पूरी को सुनना है, नहीं तो धोखा खा जाओगे। फिर बोलोगे सर हमने तो ना आपकी क्लास देखी थी, हमने तो आपकी क्लास देखी थी। और मैं बोलूंगा हमने हमारी क्लास ना देखी भाई, हमने हमारी क्लास ना देखी। चलो फिर जब छोले भटूरे की बात आ रही है, खाने की बात आ रही है, पानी के पतासों की बात आ रही है, तो लेते हैं कैफे लेते हैं। लेके चलो तुम्हारे को पिलाओ कॉफी पियेंगे, है ना। कैफे में बैठ के क्या पियेंगे? कॉफी पियेंगे। टाल कर दो कॉफी पीने की। हाल ही में बीआरओ चर्चा में, क्या आपका बीआरओ कैफे चर्चा में है। बीआरओ कैफे चर्चा में है, बीआरओ कैफे चर्चा में। अरे वाह भाई वाह, मान गए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ कैफे चर्चा में। ये किस मंत्रालय के अंडर काम करेंगे? किस मंत्रालय के अंडर काम करेंगे? अरे सीधी सी बात है भाई, ये किसके अंडर आता है आपका? रक्षा मंत्रालय के अंडर आता है। बीआरओ किसके अंदर आता है आपका भाई? बीआरओ तो रक्षा मंत्रालय के अंदर आपका बीआरओ आता है, रक्षा मंत्रालय। और मंत्री रक्षा राजनाथ सिंह। ठीक है, चलिए अब बीआरओ की अगर हम बात करें तो आपको पता है जो बॉर्डर के ऊपर रोड बनाने का जो काम करती है, इसने ना चीन की नाक में दम, बांग्लादेश की में, नेपाल की में, जितने भी पड़ोसी देश हमारे, सबकी सिर का दर्द एक ही एजेंसी हमारी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसने सबको परेशान कर रखा है, मतलब किसी न किसी रूप में परेशान कर ही रखा। और वो क्या है? बीआरओ। अब इसने सोचा चलो मैं परेशान करता हूं तो कुछ लोगों को खिला के दूं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग बॉर्डर के ऊपर इसने क्या किया? 75 कैफे खोलेगा। कितने कैफे खोलने की बात हुई भैया? आपका 75 स्थानों पर कैफे खोलेगा। और कैफे में कॉफी मिलेगी, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, जो भी घूमने फिरने के लिए जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानों पर खोलेगा। पर्यटन उद्देश्य की बात करो तो पर्यटन को बढ़ावा देना भाई। साथ में हम बात करते हैं किसकी? अगले उद्देश्य की। तो क्या है? जो आम जनता है, आम जनता जो वहां की है, को रोजगार देना भाई, रोजगार देना। और किस तरीके से खुलेंगे आपके ये? लेकिन जो ये कैफे होंगे किसके अनुसार चलेंगे? बीआरओ की शर्तों के अनुसार चलेंगे। किसकी शर्तों? तो बीआरओ की शर्तों के अनुसार या नियमों के अनुसार ये चलेंगे। नियमों के अनुसार आपके बॉर्डर के ऊपर चलेंगे। आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे? ये पर्यटन बात होगी भी आपकी, पर्यटन। और उनको क्या? सुख सुविधाएं यहाँ पर चाय मिलेगी, बैठ के चुस्की मारना, है ना, कॉफी पीना, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ आपको रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर थोड़ी बहुत मिल जाएगी। ठीक है, तो कहां पर खोलेगा? खोलने की अनुमति जल्दी दी गई है। कहां पर भाई? अरुणाचल प्रदेश, एपी में। अरुणाचल जो प्रदेश है आपका, 19 स्थानों पर कैफे खोलेगा। साथ में आपका हिम के आंचल में बचा हिम प्रदेश, यहाँ पर 7 भाई। असम के अंदर अगर मैं बात करूं तो 2, लद्दाख की अगर मैं बात करता हूं, असम में 2, लद्दाख में चलो भाई 14 आपके। और जेएंडके में बात करें तो जम्मू कश्मीर में 12, जेएंडके में 12 खोलेगा भाई आपका। और यूके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आपका 11। और राजस्थान में भी कैफे की जरूरत, बाजरे की रोटी पहुंचा दो वहां। तो भाई राजस्थान में तो बाजरे की रोटी, सुपर फूड फॉर इंडिया क्या आपका? बाजरा। तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 5 कैफे यहां पर खुलेंगे आपके। उसके बाद सिक्किम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड। कहां पर आपके? सिक्किम में भी खोलेगा, नागालैंड में भी खोलेगा, पंजाब में भी खोलेगा, मणिपुर में भी खोलेगा। और अन्य ऊपर ये सड़क पर आपका क्या करेगा? ये सुविधाएं प्राप्त कराएगा आपको। जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, जो बाइक पे बैठ के जाते हैं, झुम करते, लद्दाख के अंदर भी लोग बाइक पे जाते हैं, अपनी बाइकों पे घूम के आते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे जो जाने वाले लोग हैं, अब उन्हें रास्ते में रुक करके ये सुख सुविधाएं मिलेंगी। कैफे खोल रहा है, आपसे पूछेगा कौन सा सरकारी विभाग कैफे खोल रहा है, तो जो ये ठेका दिया जाएगा भाई, इस ठेके की अगर मैं बात करूं
तो बीआरओ की शर्तों पर कितने दिन के लिए? 15 वर्षों के लिए दिया जाएगा। 15 वर्षों के लिए नियम इसी के चलेंगे बीआरओ के। 5 वर्ष के लिए इसको क्या किया जाएगा? 5 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया जाएगा। बढ़ा सकता है, अगर बंदा अच्छा काम कर रहा होगा तो बीआरओ 5 वर्ष के लिए इसको बढ़ा देगा। ये भी आपका क्या रहेगा? इसमें आपका जो रेस्टोरेंट पर जो सुविधाएं मिलती हैं, रेस्टोरेंट या रेस्तोर, साथ में आपका चिकित्सा सुविधा भी आपको यहां पर मिलेगी। चिकित्सा और आदि चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है। लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाएंगे? तो ये बीआरओ लाइसेंस प्रोवाइड कराएगा ये खोलने के लिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है। चलो मेरे ख्याल में आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करने में हमारी भलाई रहेगी। ठीक है। चलिए भाई, आज की जो क्लास है आपकी उज्जवल परिवार की तरफ से यहीं पे रहेगा। मुझे ना मजा नहीं आता पढ़ाने में, सच बात ये है। अरे इसलिए नहीं कि मैं पसीने में भीग रहा हूं, मैं चाहे और भीग जाऊं, लेकिन मुझे एक बार संख्या, एक बार तो मेरा सपना पूरा कर दो। एक बार तो 100 लोग ऐसे जो एक साथ क्लास के अंदर आ जाए भाई। ठीक है। कमी है, कमी बताओ, मैं उसको दूर करूंगा। जो लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, अब जिसको शक्ल पसंद नहीं है भाई, वो तो चेंज नहीं हो सकते। अब क्या चेंज हुई है ना, अब तो ऊपर जाएंगे तभी चेंज होगी। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में। जय हिंद।